नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, रोज की तरह ही। और हम इनसे देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज के दिन 67 सांसदों को संसद से निलंबित किया गया और ऐसा लगता है कि शायद सरकार जो 3 राज्यों में जीत मिली है उसको लेकर काफ़ी विश्वास में है और वो विपक्ष की किसी भी माँग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। या फिर जैसा कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्ष के सांसद अपनी सीमाओं को भंग कर रहे थे, इसीलिए उन्हें निलंबित किया गया। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार चाहती तो विपक्ष की मांग को बड़े आराम से मान सकती थी और अपना जो मौजूदा उसका जो रवैया है, उस रुख पर भी कायम रह सकती थी। आपको ध्यान होगा जब पिछली बार संसद के ऊपर आक्रमण हुआ था, जो कि पाकिस्तान द्वारा करवाया गया आक्रमण था और हिंसक आक्रमण था, उस वक्त बड़े आराम से विपक्ष की मांग पर सरकार ने एक प्राथमिक बयान दिया था और उस प्राथमिक बयान में ये भी था कि भाई हम जब जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल हो जाएगी तो हम विस्तार से अपनी बात कहेंगे। ये बात तो सरकार कर ही सकती थी। इसमें सरकार की कोई बेइज्जती नहीं होने वाली थी, कोई हेठी नहीं होने वाली थी और इससे विपक्ष के साथ में जो एक टकराव हुआ है, उस टकराव को टाला जा सकता था। लेकिन मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि विपक्ष का तिरस्कार करने में विश्वास रखती है। जो ये चाहती है कि विपक्ष को लगातार कमतर दिखाया जाए, शक्तिहीन दिखाया जाए और इस तरह से पूरे मसले को पेश किया जाए जैसे कि विपक्ष हो या ना हो, मोदी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विपक्ष को किसी भी किस्म का एल्बो रूम, किसी भी किस्म की गुंजाइश देने के लिए वो तैयार नहीं है। अब विपक्ष क्या करे? उसे अपने अस्तित्व का सबूत देना होगा। इसको अंग्रेजी में प्रूफ ऑफ लाइफ कहते हैं कि विपक्ष में अभी भी प्राण है, प्रतिरोध की शक्ति है, ये उसे दिखाना होगा। तो विपक्ष वो कर रहा है। विपक्ष के सामने मजबूरी है कि वो इस तरीके से करे और मोदी सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है, उस रवैये के बाद तो फिर विपक्ष को उसके खिलाफ एक चौतरफा संग्राम छेड़ ही देना चाहिए। अब ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि उस संग्राम की मोर्चाबंदी वो किस तरह करता है। क्या विपक्षी सांसदों को संसद से इस्तीफा देने जैसा कदम उठाना चाहिए, खासतौर पर लोकसभा के सांसद उठा सकते हैं? देखिए, वो कुछ भी करना चाहे, जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। उन्हें हर हालत में राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रतिरोध दर्ज करना चाहिए। अब अभी अगर कोई विपक्षी सांसद इस्तीफा दे देता है तो कोई खास फर्क पड़ने तो वाला है नहीं। ये तो लगभग अंतिम सत्र है। इसके बाद जो सत्र होगा वो शायद वोट ऑन अकाउंट वाला सत्र होगा। तो वो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो भी एक तरह का प्रतीकात्मक कदम होगा और अगर विपक्ष मिलजुल कर ये तय करता है, देखिए, कदम प्रभावी तब होता है जब विपक्ष एकजुट से एक स्वर में कोई बात कहे और वो एक ऐसी रणनीति अपनाए जिसमें सबकी मोहर लगी हो। अगर ऐसा हो कि कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया, तब फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। बहुत दिनों बाद ये बैठक हो रही है। आपको क्या लगता है कि इससे वो एक सही दिशा देने में कामयाब हो पाएँगे? खासतौर पर इसलिए क्योंकि विरोधाभासी बयान इधर कम आए हैं। उन्हें देना ही पड़ेगा। देखिए, ये तो अब करो या मरो या जीवन मरण का प्रश्न है। उनके हाथ से समय फिसलता जा रहा है। समय बहुत कम रह गया। 2 महीने तो विधानसभा चुनाव में खर्च हो गए। अब दरअसल उनके पास 15 दिन से 1 महीना है। इसी के अंदर उन्हें विपक्षी एकता का कील कांटा दुरुस्त कर देना है। उसका हुलिया ठीक करके उसे राष्ट्रीय मंच पे पेश कर देना है। अगर अभी भी उन्होंने देर की तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो उन्हें करना ही है। मेरे ख्याल से जो कल की बैठक होगी, उस बैठक में उन्हें वो तमाम अधूरे कामों को करने की शुरुआत करनी चाहिए। उन्हें इंडिया गठबंधन का पूरा ढांचा, संयोजक, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की शुरुआत, ये सारे कार्यक्रम और जो उसके प्रवक्ताओं की टीम और जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं सबके ऊपर चर्चा, हर एक जगह के लिए मान लीजिए आम आदमी पार्टी से दिल्ली और पंजाब में उन्हें गठजोड़ करना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है कि भाई ये कमेटी जो है ना, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से बातचीत करके एक रास्ता निकालेगी। उसमें कांग्रेस के लोग भी हों, जो भी तरीका हो, जिससे जहां पर गठजोड़ होना है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग एक बनाया जा सकता है फोरम, कि उत्तर प्रदेश में गठजोड़ होने की समस्याओं के ऊपर गौर करेगा, उसकी पेचीदगियों को सुलझाएगा। तो इस तरह करके एक पूरा
विपक्षी एकता का एक ढांचा तैयार किया जा सकता है, एक मैकेनिज्म तैयार किया जा सकता है, जितनी विपक्षी एकता है उसको व्यवहार में कैसे उतारा जाए। ये सब प्रक्रियाएं कल शुरू करनी होंगी। आपको क्या लगता है कि जो इंडिया अलायंस है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीटों का बंटवारा ही है और वो किन राज्यों में ज़्यादा है? देखिए, सीटों का बंटवारा तो एक चुनौती है ही और हमेशा ही होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चुनौती को हल किया जा सकता है, बशर्ते इंडिया गठबंधन के पास एक मोदी जो जो एक खुशनुमा कहानी सारे देश को हमेशा सुनाते रहते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए एक समांतर कहानी हो। और उस समांतर कहानी के 2 पक्ष होंगे। एक उसका नकारात्मक पक्ष होगा, यानी इसमें वो मोदी की कड़ी आलोचना करेंगे। दूसरा उसका सकारात्मक पक्ष होगा कि हम सत्ता में आएँगे तो हम ये जनता को देंगे। हमसे ये अपेक्षाएँ की जानी चाहिए। और वो आकर्षक कहानी हो, आकर्षक लहजे में सुनाई जाए। उसके पीछे विपक्ष की एकताकारी शक्ति हो। ये सब होगा तभी कुछ बन पाएगा। पीछे कल के दिन में अरविंद केजरीवाल का एक बयान जारी किया गया मीडिया के द्वारा और लिखित बयान ही मैंने देखा कि उन्होंने ये दावा किया कि हम 13 सीटों पर पंजाब में जीत हासिल कर लेंगे और इसे इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि ये तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो क्या आपको ये लगता है कि इंडिया गठबंधन इस तरह की चुनौतियों से निकल पाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है, इनमें आपस में सिर्फ टॉगल हो सकता है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ। अगर केवल पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी से अलग से बात की जाएगी तो सीन दूसरा होगा। दिल्ली के लिए अलग से बात की जाएगी तो सीन दूसरा होगा। मैं मानता हूँ अगर पंजाब और दिल्ली को मिलाकर एक पैकेज डील के तौर पर चर्चा की जाए तो सीन दूसरा होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी पंजाब में ये सोच सकती है कि पंजाब की वो सबसे बड़ी ताकत है और वो अकेले लड़के भी काफी कुछ पंजाब में हासिल कर सकती है, आम आदमी पार्टी। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी जानती है कि अगर कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी फिर 7 सीटें जीत लेगी। तो दोनों जगह की परिस्थिति थोड़ी अलग अलग है और दोनों जगहों को मिलाकर अगर चर्चा की जाए तो सीटों का बंटवारा हो सकता है एक पैकेज डील के तौर पर। तो मैं ये हर परिस्थिति का नए इनोवेटिव तरीके से नए रास्ते खोजते हुए उनसे निपटना होगा। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये बिल्कुल संभव है कि वाम दलों के साथ और कांग्रेस के साथ उनका एक त्रिपक्षीय समझौता बंगाल में हो जाए। मुझे लगता है कि शायद इस तरह की सोच लेकर वो आगे बढ़ेंगे तभी वो मुकाबला कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। अब उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस याद रखे उसके पास केवल 2 सांसद हैं यहाँ से। उन्होंने ये वाक्य मत भूलिए जो ममता बनर्जी ने ये वाक्य अरविंद केजरीवाल ने जो वाक्य बोले हैं वैसा ही वाक्य। देखिए, कोई भी क्षेत्रीय दल, कोई भी दल कोशिश करेगा कि जो आदान प्रदान हो सीटों का उसमें उसको अधिकतम हिस्सा मिले। यही राजनीति के लिए जरूरी है। कौन अपना हिस्सा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे ज्यादा मिले इसकी सब लोग कोशिश करेंगे और इससे पेचीदगी पैदा होती है, टकराव की गुंजाइश पैदा होती है, मतभेद की गुंजाइश पैदा होती है, बिखराव की गुंजाइश पैदा होती है। यहीं पर जो सबसे बड़ा दल है यानी कांग्रेस, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद सबसे ज्यादा तजुर्बा भी है सरकार चलाने का, गठजोड़ करने का, और सबसे बड़ा दांव भी उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर गेंद कांग्रेस के पाले में चली जाती है। जब कांग्रेस से कहा जाता है कि वो बड़ा दिल दिखाए, तब दरअसल उसके पीछे यही सब पेचीदगियां होती हैं कि इन पेचीदगियों को कांग्रेस किस तरीके से निपटारा करेगी। अब देखिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप देखिए और भी जो असम, त्रिपुरा और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर कांग्रेस को इस तरह की सीटों के बंटवारे में इस तरह की पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़े। अगर कर्नाटक, तेलंगाना भी उसमें है। हाँ, तेलंगाना, कर्नाटक है तो वो केरल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो इलाके हैं जहां पे मुश्किलें हैं उनके लिए नए तरीके खोजने होंगे। और ये भी एक सामान्य बात के रूप में वो लोग रख सकते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय गठबंधन में हैं, लेकिन कुछ राज्यों में हम आपस में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जनता इसे स्वीकार करेगी? नहीं, देखिए, अगर ऐसा नजारा निकला ना तो उसके बाद आपकी एकता जो है ना उसकी गंभीरता नहीं रह जाती। मतलब मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि एकता जो है ना वो बिल्कुल ऐसी हो कि लोगों को लगे कि सिक्काबंद किस्म की एकता है। अरविंद केजरीवाल को फिर से बुलावा आया है शराब घोटाले में 21 दिसंबर को। तो क्या
अगर वो इस बार भी नहीं जाते हैं तो फिर वो कोई कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेंगे और उनकी वो गिरफ्तारी हो विपश्यना पे सकती चले गए हैं। वो 20 तारीख को, यानी वो 21 तारीख को तो बुलावा आया है, लेकिन 20 तारीख को विपश्यना पे चले गए हैं। है। तो उनकी तरफ से ये तर्क आएगा कि भाई हम तो विपश्यना पे हैं, हम तो बोल नहीं सकते, हम तो साधना कर रहे हैं। तो अभी देखिए वो लगातार जो सरकार उनको बुलाने की जो कोशिश कर रही है उसको वो टालेंगे, और उसके लिए मैं डाल डाल तू पात पात जैसी स्थिति बनेगी। और अरविंद केजरीवाल रणनीतिक रूप से काफी कुशल राजनेता हैं, और उन्होंने बार बार अपनी जो रणनीतिक खूबियां हैं उनको उन्होंने उनका प्रदर्शन भी किया है। मुझे लगता है कि उन्हें पता है कि उनके साथ सरकार क्या सलूक करने वाली है, और इसीलिए उन्होंने बहुत, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पेशबंदी कर रखी होगी। जी। एक घटना हुई कांग्रेस के संदर्भ में पिछले 2 दिनों में कि उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना नेतृत्व बदला और एक युवा नेता को, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में ये बदलाव सही दिशा में है? छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कुछ बदलाव किए, खास तौर पे आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव के लिहाज से? देखिए, पार्टी में बड़े बदलाव 2 स्थितियों में होते हैं। या तो जब पराजय का क्षण हो तब होते हैं, या जब विजय का क्षण हो तब होते हैं। 2018 में कांग्रेस विजय के क्षण का सामना कर रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी पराजय के क्षण का सामना कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव करने से इनकार कर दिया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने विजय के क्षण में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव किए, और कांग्रेस पराजय के क्षण में उन बदलावों को कर रही है। और इसका सही कांग्रेस मौका उठा रही है। अगर अभी भी कांग्रेस बदलाव नहीं करेगी तो फिर कब करेगी? उसको इन बदलावों से फायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। कांग्रेस जिस हालत में है उसमें उसको लाभ ही लाभ हो सकता है। तो क्या इस लिहाज से माना जाए कि जो बुजुर्ग नेता हैं जैसे अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, उनकी पारी तकरीबन खत्म है या उन्हें अपने आप को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ेगा केंद्र की राजनीति में? देखिए, उनकी पारी तो मैं तो मानता हूं कि उनकी पारी न केवल खत्म है, बल्कि उन्हें भी अपने आप को रिटायर कर लेना चाहिए। देखिए, इनकी उम्रें बहुत है। अब दिग्विजय सिंह 77-78 साल के हैं, कमलनाथ भी मेरे ख्याल से 72-73 साल के होंगे। 76 साल के। हैं 73 साल के हैं। अशोक गहलोत 76 के हैं। 73 साल के हैं। अशोक गहलोत भी शायद 70 के दशक के मध्य में होंगे। इसमें केवल 62-63 साल के शायद भूपेश बघेल है। और लेकिन भूपेश बघेल ने जिस तरह आला कमान को धोखे में रखा, और धोखे में रखने की एक कला ही उन्होंने प्रदर्शित कर दी, सभी को उन्होंने धोखे में रखा, तो उनको उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। तो उन सब लोगों को वहां से हटाया जाना चाहिए। इन लोगों की वजह से कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ है, मैं ये मानता हूँ। अगर आला कमान के सुझाव माने होते अशोक गहलोत ने, और अगर परिस्थितियों को ठीक से भांप कर स्थानीय स्तर पर समझौते किए होते, तो मैं संजय कुमार जी का आकलन आपके सामने रख रहा हूं। उनका कहना है कि 43 सीटें ऐसी थी राजस्थान में जिनमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो अंतर है, उस अंतर से ज्यादा वहां पे स्थानीय पार्टियों को वोट मिले हैं। उसमें बहुजन समाज पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, और अन्य पार्टियां। अगर इस बात को पहले से भांप लिया गया होता, और इतने इतने तजुर्बेकार नेता जब इस बात को नहीं भांप पाते, इसका मतलब है कि ये नेता मुगालते में थे, या इनके ऊपर कोई और दूसरे दबाव काम कर रहे थे जिनका उजागर होना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब क्या कैसे हुआ, ये इसकी तो कांग्रेस को जांच करनी ही चाहिए, और इसका उन्हें जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए कि कौन इसका जिम्मेदार है। और ये नेता अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? हम और आप थोड़ी ना जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार है निश्चित रूप से। एक आपने इंडिया गठबंधन के संदर्भ में बात कही कि एक वैकल्पिक नैरेटिव बनानी होगी। बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार भी बहुत समय से ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये नैरेटिव आ कहां से सकता है? क्योंकि अभी तो एकदम लग रहा है कि पूरा चुनावी माहौल मोदी में है कि अब तो वो आ ही रहे हैं। तो ये नैरेटिव कैसे आ सकता है? कुछ उसकी संभावना है? देखिए, नैरेटिव बनाना तो मुश्किल नहीं है। सवाल इस बात का है उस नैरेटिव का जनता को विश्वास दिलाना। तो नैरेटिव विश्वसनीय होना चाहिए, और वो विश्वसनीय लोगों द्वारा जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए। विश्वसनीय लोग कहां से आएंगे? वो विश्वसनीयता विपक्ष की एकता के जरिए प्राप्त होगी। जब विपक्ष एकजुट होकर राष्ट्रीय मंच पर खड़ा होगा और कहेगा कि ये रहा हमारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, और हम इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अपना घोषणा पत्र कहते हैं। भाई, सब लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी ने 9 मुद्दे रेखांकित किए थे।
वो 9 मुद्दे न्यूनतम साझा कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद जितने क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने मुद्दे दे सकते हैं। उसके बाद में पूरा एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा। जब विपक्ष ये कहेगा कि यही हमारा घोषणा पत्र है, हम लोग इसी को अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, जब ये सब बातें एक मंच से कही जाएंगी, लोगों में मतभेद नहीं रहेंगे, सब एक स्वर से अपनी बात कहेंगे। और उनको इसी बात से देखना चाहिए कि कितने ज्यादा विपक्ष के सांसदों को निकाल दिया गया लोकसभा से। तो ये सरकार विपक्ष के साथ कैसा सुलूक करती है, ये इसका बिल्कुल सबसे ताजा प्रमाण है। अगर ये चाहते हैं कि 2024 से लेकर 29 तक इनकी इसी तरीके से संसद के अंदर और बाहर दुर्गति होती रहे, तो ये ना करें आपस में एकता करना तो इनकी मजबूरी है। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको धन्यवाद। नमस्कार।